नमस्कार दोस्तों, कोटा कैरियर पेश आर्ट के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं ओम प्रकाश जांदू। आगे की श्रृंखला में बढ़ते हैं। हमने दो जनजातियाँ कंप्लीट कर ली थी। एक तो हमने कर ली थी एस्किमो, पढ़ ली थी, एक हमने बुशमैन पढ़ ली थी। दो जनजातियाँ पढ़ ली थी और ये दोनों जनजातियाँ भारत की नहीं है। मैंने आपको ये भी बताया था, पाठ का भले ही नाम विश्व की प्रमुख जनजातियाँ हो, लेकिन ये दोनों जनजातियाँ भारत की नहीं है। ये दोनों जनजातियां हैं वो बाहर की है। आज जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे भील। आज जो हम पढ़ेंगे वो कौन सी पढ़ेंगे? भील। ठीक है। अब देखो, भील जनजाति की उत्पत्ति हुई है वो द्राविडियन भाषा के भील शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? देखो, द्राविडियन भाषा के बिल्लू शब्द से हुई है। किस शब्द से? बिल्लू। यानी भील शब्द की उत्पत्ति द्राविडियन भाषा के बिल्लू शब्द से हुई है। बिल्लू का तात्पर्य क्या होता है? बिल्लू का तात्पर्य होता है तीरंदाज। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि भील शब्द की उत्पत्ति द्राविडियन भाषा के बिल्लू शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है तीरंदाज। इसका मतलब ये है कि भील है ना जनजाति, ये पहले बहुत बड़े शिकारी थे। ये भील जनजाति के लोग क्या थे? बहुत बड़े शिकारी थे। आगे बात में ये शिकार ज़्यादा करते थे। आगे बात में अब आगे देखो, भील जनजाति की खासियत क्या है? एक तो संथाल वे गोंड। बात को समझना पहले तरीके से। संथाल व गोंड, भारत में संथाल व गोंड के बाद तीसरा बड़ा जनजातीय समूह भील है। तीसरा बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तीसरा बड़ा जनजातीय समूह है भील। आगे बात में, भील शब्द की उत्पत्ति द्राविडियन भाषा के बिल्लू शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है तीरंदाज। भारत में, बात को समझना पूरी, भारत में संथाल व गोंड के बाद तीसरा बड़ा जनजातीय समूह वो भील है। भारत की बात है। अगर राजस्थान में पूछ ले तो राजस्थान में मीणा के बाद सर्वाधिक भील है, ये भी ज्ञान रखना। भारत में संथाल और गोंड के बाद तीसरा बड़ा जनजातीय समूह भील है भारत में, टोटल भारत में। जबकि राजस्थान में मीणाओं के बाद भीलों का दूसरा स्थान है। सबसे ज्यादा मीणा है, उसके बाद भील आ रहे हैं। आगे बात में अब ये देखो, भील है ना, ये रामायण में अपना संबंध, महाभारत में अपना संबंध मानते हैं एकलव्य से। महाभारत में अपना संबंध किससे मानते हैं? महाभारत काल में ये कहते थे, ये इसका संबंध किनसे था? एकलव्य से था। एकलव्य ने क्या, एकलव्य से कैसे था मैं बता देता हूँ। जब द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से मना कर दिया था एकलव्य को, तो एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति लगा के जंगल में रहकर धनुर्विद्या सीखी थी, अर्थात तीरंदाजी सीखी थी। और इनका संबंध भी तीरंदाजी से ही है, इसलिए ये महाभारत काल में अपना संबंध किससे मानते हैं? एकलव्य से मानते हैं। महाभारत काल में किससे मानते हैं? एकलव्य से मानते हैं। आगे देखो, ये रामायण में अपना संबंध किससे मानते हैं? रामायण में अपना संबंध मानते हैं कि श्री राम जब सीता की खोज में गए थे, तो सबरी ने उनको फल दिए थे। सबरी ने वन के फल खिलाए थे, यानी वनों के फल खिलाए थे। तो रामायण में अपना संबंध किससे मानते हैं? भील। पूरी बात समझना एक बार, भील है वो रामायण में अपना संबंध किससे मानते हैं? सबरी से मानते हैं। रामायण से अपना संबंध किससे मानते हैं? सबरी से मानते हैं। मैं आपको पूरा बता देता हूँ कैसे, पहले समझना। भील शब्द की उत्पत्ति द्राविडियन भाषा के बिल्लू शब्द से हुई है। बिल्लू का मतलब है तीरंदाज। बिल्लू का मतलब क्या है? तीरंदाज। अर्थात ये तीरंदाजी में निपुण होने के कारण इनको द्रविड़ भाषा के बिल्लू से तीरंदाज बना और इससे इनकी उत्पत्ति मानी गई है भील शब्द की। संथाल और गोंड के बाद भारत में तीसरा बड़ा जनजातीय समूह है वो भील है। जबकि राजस्थान में मीणाओं के बाद दूसरा बड़ा जनजातीय समूह भील है। भील अपना संबंध महाभारत काल में एकलव्य से मानते हैं, क्योंकि एकलव्य ने जब आचार्य द्रोण ने शिक्षा देने से मना कर दिया था द्रोणाचार्य ने, तब एकलव्य ने आचार्य द्रोण की मूर्ति स्थापित करके वन में शिक्षा ग्रहण की थी, इसलिए एकलव्य से मानते हैं, वन से। और वन में आपको पता है शिकार कहाँ होता है? वनों में होता है। भीलों का संबंध रामायण में किससे है? सबरी से। कि राम गए थे सीता की खोज में, तब सबरी ने उनको फल खिलाए थे,
सबरी ने वनों के क्या खिलाए थे? फल खिलाए थे। तो सबरी वनों में रहता है, शिकार भी वनों में होता है, तो इसलिए अपना संबंध किसे मानते हैं? सबरी से मानते हैं। जबकि कर्नल जेम्स टोड क्या कहता है? राजस्थान के इतिहासकार है कर्नल जेम्स टोड, इंग्लैंड का था ये क्या कहता है? कर्नल जेम्स टोड कहता है कि ये भील है ना, इन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में, भीलों ने हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सहायता की थी। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सहायता की थी। किसके विरुद्ध? अकबर के विरुद्ध। सहायता किसकी की थी? महाराणा प्रताप की सहायता की थी। किसके विरुद्ध? ये भी पूछ ले, किसके विरुद्ध? तो आपको ये बताना है अकबर के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? अकबर के विरुद्ध। आगे बात समझ में। तो कर्नल जेम्स टोड ये कहता है कि वही भील है जिन्होंने महाराणा प्रताप की सहायता की थी हल्दी घाटी के युद्ध में, अकबर के विरुद्ध सहायता की थी। आगे बात समझे, आगे देखो। ऐतिहासिक संबंध ये बताते हैं या ऐतिहासिक जानकारी ये उपलब्ध होती है कि प्राचीन काल में भीलों ने भी कई जगह शासन किया था। प्राचीन काल में कई जगह भीलों ने भी शासन किया था। देखो, प्राचीन काल में कई क्षेत्रों पर भीलों ने भी राज किया था। भीलों ने भी राज या शासन किया था। ऐतिहासिक या प्राचीन काल में ये बात आती है कि भीलों ने भी कई जगह शासन किया था, कई जगह अधिकार किया था, कई जगह राज किया था। वो कौन कौन से क्षेत्र है जहाँ भीलों ने शासन किया था? तो एक क्षेत्र आता है जहाँ भीलों ने शासन किया था, देवावा उदयपुर। यहाँ देवावा में किसका शासन था? भीलों का शासन था। देवावा उदयपुर में, देवावा उदयपुर पर शासन किया था। बांसवाड़ा में किया था। भीलों ने भी प्राचीन काल में या ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध करवाती है कि इन्होंने भी कई जगह शासन किया था। देवावा उदयपुर में किया था, बांसवाड़ा में किया था, कोटा में किया था। कोटिया कहाँ किया था? कोटा में किया था। और डगारिया डूंगरपुर में किया था। डगारिया डूंगरपुर में किया था। इन्होंने इन जगह शासन किया था। कोटा में, डगारिया डूंगरपुर, इन जगह इन्होंने शासन किया था। तो अब आपको पता चल गया प्राचीन काल में या ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध होती है कि भीलों ने भी कई जगह शासन किया था। और ऐसे पूछ लें भीलों द्वारा शासित क्षेत्र बताओ, तो देखो देवावा उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटिया कोटा, डगारिया डूंगरपुर, इन क्षेत्रों में इनने शासन किया था। आगे बात सुनने, आगे देखो। अब इनका पढ़ते हैं निवास क्षेत्र। निवास क्षेत्र के भील कहाँ निवास करते हैं? भील कहाँ निवास करते हैं? तो भील जहाँ निवास करते हैं वो क्षेत्र देखो, राम गुम, यानी भीलों के क्या गुम गए? राम गुम गए। भीलों के क्या गुम गए? राम गुम गए। रा का मतलब राजस्थान, रा का मतलब राजस्थान, मैं का मतलब मध्य प्रदेश, मैं का मतलब मध्य प्रदेश, गु का मतलब गुजरात, गु का मतलब गुजरात, मैं का मतलब महाराष्ट्र, मैं का मतलब महाराष्ट्र। तो भीलों के निवास क्षेत्र पूछ ले तो भीलों के क्या गुम गए? राम गुम गए। भीलों के क्या गुम गए? राम गुम गए। अर्थात रा यानी राजस्थान, मैं यानी मध्य प्रदेश, गु यानी गुजरात, मैं यानी महाराष्ट्र, मैं यानी महाराष्ट्र। आगे बात सुनने। अब पूछ ले राजस्थान में ये कहाँ निवास करते? तो राजस्थान में देखो इनका निवास क्षेत्र, एक तो निवास करते हैं डूंगरपुर में, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़,
राजस्थान में कहाँ का निवास करते? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। मध्य प्रदेश में कहाँ निवास करते? देखो, झाबुआ, रतलाम और थार। गुजरात में कहाँ का निवास करते हैं? पंचमहल, वडोदरा, पंचमहल, वडोदरा। और महाराष्ट्र में कहाँ निवास करते हैं? औरंगाबाद, नासिक, अहमदनगर, इनमें एक दुल्हे। तो देखो, अब आपसे पूछ ले बिल्लों के प्रमुख निवास क्षेत्र बताओ। अगर वो आपसे ऐसा पूछ रहा राजस्थान से संबंधित, तो राजस्थान से बताना। वो ऐसा पूछ रहा बिल्लों का निवास क्षेत्र बताओ, तो आपको यही बताना है। देखो, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। राजस्थान में कहाँ कहाँ निवास करते हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। मध्य प्रदेश में कहाँ का निवास करते हैं? झाबुआ, रतलाम, थार। गुजरात में कहाँ का निवास करते हैं? पंचमहल, वडोदरा। महाराष्ट्र में कहाँ निवास करते हैं? औरंगाबाद, नासिक और अहमदनगर। ये इनका निवास क्षेत्र है। आगे बात में, अब आगे देखो, भील जहाँ रहते हैं वो इलाका या तो पहाड़ी इलाका होगा या वो इलाका वनों से ढका हुआ होगा, वनों से आच्छादित, वनों से आच्छादित। जहाँ ये निवास करते हैं या तो वो पहाड़ी क्षेत्र होगा या वो वनों से आच्छादित होगा। और जहाँ ये जनजाति निवास करती है वहाँ लगभग 33% वन उपलब्ध होते हैं। वहाँ लगभग कितने परसेंट वन उपलब्ध होते हैं? 33%। यानी भारत सरकार की वन नीति में निर्धारित किया गया है कि वो मतलब धरातल के 33% भाग पर वन होना अनिवार्य है। लेकिन हमारे यहाँ अनिवार्य है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है। और जहाँ ये भील क्षेत्र वाला इलाका है, यहाँ लगभग 33% वन मिलते हैं, यहाँ 33% वन मिलते हैं। आगे बात में तो आपसे पूछ ले तो बता देना। बिल्लों के बारे में मैं वापस बता देता हूँ। बिल शब्द की उत्पत्ति द्राविडियन भाषा के बिल्लू शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है तीरंदाज, अर्थात ये मतलब तीर कमान में या तीरंदाजी में तेज होते हैं। अगर आपसे आगे पूछ ले कि भील शब्द है, भील शब्द की उत्पत्ति द्राविडियन से होगी, अगर आपसे और पूछ ले तो ऐसे बताना कि भील जनजाति भारत में संथाल व गोंड के बाद तीसरा बड़ा जनजातीय समूह है, जबकि राजस्थान में मीणाओं के पश्चात दूसरा बड़ा जनजातीय समूह है। महाभारत काल में इनका संबंध एकलव्य से है और रामायण काल में इनका संबंध सबरी से है। कर्नल जेम्स टोड ने यह कहा था कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के विरुद्ध महाराणा प्रताप की भीलों ने सहायता की थी। और इन्होंने ऐतिहासिक जानकारी ये उपलब्ध करवाती है कि इन्होंने कई जगह शासन भी किया था। कई जगह शासन में मैंने आपको बताया था, देवावा, उदयपुर, डगारिया, डूंगरपुर, कोठिया, कोटा, बांस या बांसवाड़ा। तो इन क्षेत्रों पर इन्होंने क्या किया था? अधिकार किया था, राज किया था, अर्थात शासन किया था। अब इनका निवास क्षेत्र पूछ ले तो निवास क्षेत्र में राम गुम, अर्थात बिल्लों के क्या हो गए? राम घूम गए। रा यानी राजस्थान, मैं यानी मध्य प्रदेश, गु यानी गुजरात, मैं यानी महाराष्ट्र। राजस्थान में कौन कौन से? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। मध्य प्रदेश में कौन से? झाबुआ, रतलाम और थार। गुजरात में कौन से? पंचमहल और वडोदरा। महाराष्ट्र में औरंगाबाद, नासिक और अहमदनगर। ये है आगे बात में। और जहाँ ये निवास करते हैं वहाँ का क्षेत्र या तो पहाड़ी क्षेत्र होता है या वो वनों से ढका हुआ या वनों से आच्छादित क्षेत्र होता है। और इनके मतलब धरातल जहाँ ये निवास करते हैं वहाँ धरातल के 33% भाग पर लगभग वन पाए जाते हैं। अब इनका देखो मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप देखो, आर्थिक क्रियाकलाप में क्या है? एक तो भील जनजाति के जो लोग होते हैं वो आखेट करते हैं। आखेट का मतलब ये क्या करते हैं? शिकार करते हैं। ठीक है। एक जो स्त्रियां होती है, विशेषकर स्त्रियां
विशेषकर स्त्रियां क्या करती है, वनों से कंदमूल है, पत्तियां है, ये क्या करके लाती है, इकट्ठा करके लाती है। ये क्या करके लाती है, इकट्ठा। मैं आपको सब बता दूंगा। यानी आखेट करते हैं, शिकार करते हैं, शिकार करके अपना पेट भरते हैं। विशेषकर स्त्रियां कंदमूल है, पत्तियां है, फल फूल है, ये आदि इकट्ठा करके लाती है, जिनसे ये अपने पेट की आपूर्ति करते हैं, अर्थात पेट की पूर्ति करते हैं। आगे बात में अब आपसे पूछ ले कि आर्थिक क्रियाकलाप बताइए, तो एक तो बता देना, आखेट, शिकार करते हैं। विशेषकर स्त्रियां कंदमूल है, फल फूल है आदि लाती है। तीसरी चीज, ये खेती भी करते हैं। खेती में क्या करते हैं, खेती में खाद्यान्न उगाते हैं। खेती में विशेषकर क्या उगाते हैं, खाद्यान्न उगाते हैं। खेती में विशेषकर क्या उगाते हैं, खाद्यान्न उगाते हैं। खाद्यान्न में कौन कौन से, देखो, एक तो खाद्यान्न आ गया, सब्जी आ गई आदि। खाद्यान्न खाने वाली चीजें या सब्जी आदि की ये क्या करते हैं, खेती भी करते हैं। आदि की क्या करते हैं, खेती भी करते हैं। ये देखो, गाय है, भेड़ है, मुर्गी पालन, ये गाय को, भैंस को, भेड़ को, मुर्गी आदि को ये पालते हैं, अर्थात ये पालतू पशु है, इनके प्रमुख पालतू पशु है। आर्थिक क्रियाकलाप में आखेट करते हैं, शिकार करते हैं। विशेषकर स्त्रियां कंदमूल, फल फूल इत्यादि वनों से इकट्ठा करके लाती है। और जो ये खेती करते हैं, उस खेती में विशेषकर खाद्यान्न है, सब्जियां आदि उगाते हैं। और ये लोग गाय, भेड़, भैंस, मुर्गी पालन आदि को क्या करते हैं, पालतू पशु बनाते हैं। आदि को क्या करते हैं, पालतू पशु बनाते हैं। अगली बात में ये इनका मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप हो गया। आर्थिक क्रियाकलाप के पश्चात देखिए, कृषि। ये लोग क्या करते हैं, अब धीरे धीरे कृषि करने लगे। धीरे धीरे क्या करने लगे, धीरे धीरे कृषि करने लगे। भील जनजाति धीरे धीरे क्या करने लगी है, कृषि। क्या करने लगी है, कृषि। और कृषि में कौन सी कृषि, जमीन कृषि। कृषि में कौन सी कृषि, जमीन कृषि करने लगी है। कौन सी कृषि करने लगी है, जमीन कृषि करने। जमीन कृषि क्या होती है, देखो, जैसे ये जंगल है, जंगल में मान लो ये पेड़ पौधे हैं, ये जंगल में पेड़ पौधे। ये लोग क्या करते हैं, जंगल के एक हिस्से के पेड़ों को काटते हैं। जमीन कृषि बता रहा हूँ क्या है, पेड़ों को काटते हैं, उनको जलाते हैं और उनकी राख को खेत में बिखेर देते हैं। उनकी राख को क्या करते हैं, खेत में बिखेर देते हैं। 2-3 साल तक ये खेती करते हैं। जब ये ज़मीन अनुपजाऊ हो जाती है, जब ये ज़मीन अनुपजाऊ हो जाती है, तब इस जगह को छोड़कर ये दूसरी जगह चले जाते हैं। दूसरी जगह चले जाते हैं। यहाँ भी आते हैं, पेड़ों को काटते हैं, जलाते हैं, उनकी राख को खेत में बिखेर देते हैं और 2-3 वर्ष तक खेती करते हैं। जब ये उसके पश्चात ये भूमि बंजर हो जाती है, तो ये तीसरे इलाके में फिर यहाँ करते हैं। ये प्रक्रिया चौथे इलाका, अर्थात ये बार बार स्थान बदल रहे हैं। बार बार क्या बदल रहे हैं, स्थान बदल रहे हैं। इसीलिए इस जमीन कृषि को स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। जमीन कृषि को स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। अब भील कौन सी कृषि करते हैं, जमीन कृषि करते हैं। देखो, पहले ये मांस शिकारी थे, पहले ये क्या थे, मांस शिकारी थे, लेकिन अब 80% भील, पहले ये मांस शिकारी थे लेकिन अब 80% भील कृषि कार्य करने लगे हैं। कितने परसेंट भील, 80% भील कृषि कार्य करने लगे हैं। 80% भील कृषि कार्य करने लगे हैं। कितने परसेंट भील, 80% भील कृषि कार्य करने लगे। और कृषि में ये कौन सी करते हैं, जमीन कृषि करते हैं। जमीन कृषि करते हैं। अब देखो, एक भील जनजाति है ना, एक तो करती है मैदानों में कृषि, एक तो करती है मैदानों में कृषि, एक कृषि करती है पहाड़ों पर या पहाड़ी क्षेत्रों में। जो मैदानों में जमीन कृषि की जाती है, बात को सुनना, जो मैदानों में जमीन या स्थानांतरित कृषि की जाती है उसे दजिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, दजिया, ये याद रखना। और पहाड़ी क्षेत्रों में जो जमीन या कृषि स्थानांतरित कृषि की जाती है उसे कहते हैं चिमाता।
पहाड़ी क्षेत्रों में जो जमीन कृषि की जाती है उसे क्या कहते हैं? चिमाता कहते हैं। अब देखो ये उल्टे सुलटे मत हो जाना, मैदानों में दे आ रहा है, दजिया में दे आ रहा है, अर्थात मैदानी क्षेत्रों में की जाने वाली जमीन कृषि को दजिया कहते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को चिमाता कहते हैं। ये इनकी हो गई कृषि। आर्थिक क्रियाकलाप आखिर शिकार करते हैं, विशेषकर कंदमूल, पत्ती, फल फूल आदि इकट्ठे करती है विशेषकर महिलाएं, खाद्यान्न उगाते हैं, सब्जी उगाते हैं, और तीसरी चीज़ ये मुर्गी है, भेड़ है, पशु आदि को पालते हैं। कृषि में बेल कृषि करते हैं। कौन सी कृषि करते हैं? जमीन कृषि। जमीन कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? स्थानांतरित कृषि। पहले ये मान शिकारी थे, अब 80% बेल कृषि कार्य करने लगे हैं। ठीक है, कृषि में स्थानांतरित कृषि या जमीन कृषि ज़्यादा करते हैं। मैदानी भागों में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि या जमीन कृषि को दजिया कहते हैं, और पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली को चिमाता कहते हैं। आगे बात में अब आगे पढ़ते भोजन। बिल्लों का प्रमुख क्या भोजन क्या है? तो बिल्लों का प्रमुख भोजन है वर्ष पर्यंत, यानी पूरे वर्ष भर ये क्या खाते हैं? मक्का खाते हैं। वर्ष भर ये क्या खाते हैं? मक्का खाते हैं। वर्ष भर ये क्या खाते हैं? मक्का खाते हैं। आगे बात में, अर्थात बिल्लों का जो मुख्य भोजन है, यानी 12 मास या 12 महीने जो मुख्य भोजन है वो क्या है? मक्का है। आगे बात में, जब भी कोई उत्सव होता है या कोई त्यौहार होता है, जब कोई उत्सव होता है या कोई त्यौहार होता है तो उस टाइम ये चावल या लापसी बनाते हैं। चावल या क्या बनाते हैं? लापसी बनाते हैं। तो अब आपसे पूछ ले, बिल्लों का मुख्य भोजन है मक्का। बिल्लों का मुख्य भोजन है मक्का। मैं लिख देता हूँ मुख्य भोजन। मुख्य भोजन है मक्का। जबकि उत्सव और त्यौहार पर क्या बनाते हैं? चावल या लापसी बनाते हैं। और प्रत्येक घर में राबड़ी बनाई जाती है। प्रत्येक घर में क्या बनाई जाती है? राबड़ी बनाई जाती है। प्रत्येक घर में क्या बनाई जाती है? राबड़ी, यानी आटे को उबालकर छाछ वाछ मिला के उससे क्या बनाते हैं? ये राबड़ी बनाते हैं। बिल मुख्यतः मांसाहारी थे पहले, यानी ये क्या है? मांसाहारी, अर्थात मांस का सेवन करते हैं। किसका सेवन करते हैं? मांस का सेवन करते हैं। यानी इसका मतलब बिल कैसे है? मांसाहारी है। बिल कैसे है? मांसाहारी। लेकिन इसके साथ साथ ये सब्जियां भी खाते हैं। इसके साथ साथ ये सब्जियां भी खाते हैं, फल फूल भी खाते हैं। ये बिल है मुख्यतः मांसाहारी, लेकिन इसके साथ साथ सब्जियां हैं, फल फूल इत्यादि भी ये खाते हैं। और ये महुआ से बनी शराब का सेवन करते हैं। किससे बनी शराब का? महुआ से बनी शराब का सेवन करते हैं। महुआ से बनी शराब का क्या करते हैं? ये सेवन करते हैं। तो इसका मतलब वापिस देख लो एक बार, भोजन वर्ष भर या इनका मुख्य भोजन है वो मक्का है। उत्सव या कोई त्यौहार होता है तो उस टाइम ये चावल या लापसी बनाते हैं। प्रत्येक घर में राबड़ी बनाई जाती है। मुख्यतः ये मांसाहारी होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ सब्जियां, फल फूल इत्यादि भी खाते हैं या मक्का भी खाते हैं। भील जनजाति महुआ से बनी शराब का सेवन करते हैं। भील जनजाति महुआ से बनी शराब का सेवन करते हैं। इसके बाद देखो, निवास गृह। निवास गृह, ये इनका घर किस प्रकार का, इनका मकान किस प्रकार होता है? इनके मकान 2 प्रकार के होते हैं। इनके मकान कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। इनके मकान कितने प्रकार के? 2 प्रकार। एक तो होता है कच्चा मकान, एक तो होता है कच्चा मकान, एक होता है पक्का मकान। एक ऐसा होता है मकान, पक्का मकान। जो कच्चा मकान होता है उसे कू कहते हैं। कच्चा मकान को क्या कहते हैं? कू। देखो कच्चा में क्या आ रहा है? कू में क्या आ रहा है? कच्चे मकानों को कहते हैं, और पक्के मकानों को टापरा कहते हैं। पक्के मकानों को क्या कहते हैं? टापरा कहते हैं। कच्चे मकानों को कू कहते हैं, पक्के मकानों को टापरा कहते हैं। आगे बात समझे। तो अब आपसे पूछ ले, टापरा है तो भील जनजाति में पक्के मकानों को टापरा कहा जाता है। कू है तो भील जनजाति में कच्चे मकानों को कू कहा जाता है। आगे बात समझे। आगे देखो, एक चीज़ ये देखना, फला, देखो आपका दे रखा है फला, जबकि कहीं इसको फाल भी दे रखा है। एक दे रखा है पाल। देखो पाल या फाल या फला क्या है? देखो ऐसे मानो फला, फल छोटा होता है
फल क्या होता है, छोटा ही होता है। तो छोटे गांवों के समूह को फला या फाल कहते हैं। छोटे गांवों के समूह को फला या फाल कहते हैं, और बड़े गांवों के समूह को पाल कहते हैं। ध्यान रखना, जो इसका कच्चा मकान होता है वो क्यों कहलाता है, अर्थात भील जनजाति में कच्चे मकानों को कू कहा जाता है, भील जनजाति में पक्के मकानों को टापरा कहा जाता है, भील जनजाति में छोटे गांवों के समूह को फला या फाल कहा जाता है, और भील जनजाति में बड़े गांवों के समूह को पाल कहा जाता है। अब देखो, बड़े गांवों के समूह क्या कहते हैं, पाल। और जो समस्त पाल है उसका मुखिया गमेती कहलाता है। समस्त पाल का मुखिया क्या कहलाता है, गमेती। समस्त पाल का मुखिया क्या कहलाता है, गमेती कहलाता है। बात वापिस समझना, मुखिया क्या कहलाता है, गमेती कहलाता है। फला फाल, छोटे गांवों के समूह को फला या फाल कहते हैं, बड़े गांवों के समूह को पाल कहते हैं। और जो बड़े गांवों का समूह है, यानी समस्त पाल, यानी पूरे के पूरे बड़े गांव का समूह, उसका जो मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं, गमेती कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, गमेती। तो हमने आज भील जनजाति में क्या क्या पढ़ लिया, उसका शब्द की उत्पत्ति पढ़ ली, उनका संबंध पढ़ लिया, कहाँ का उन्होंने शासन किया वो पढ़ लिया। उसके बाद हमने निवास क्षेत्र पढ़ लिए, उसके बाद हमने उसका कृषि पढ़ ली, उसका भोजन पढ़ लिया, और उनके निवास गृह पढ़ लिए। आगे की चर्चा आगे की क्लास में करेंगे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।